सुनने के आदी हैं। उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा तो जनता जनार्दन ने, देशवासियों ने और पूरे दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबियों ने कह दिया कि नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये मृत्युंजय महाकुंभ है। उन्होंने उनको जवाब दे दिया। और उनकी उपस्थिति, जो गंगा जल को लेकर के टिप्पणी करते थे, इस आयोजन को लेकर के टिप्पणी करते थे, उनका जवाब जनता जनार्दन की उपस्थिति ने दे दिया है। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उन लोगों के लिए भी स्मरणीय होगा और उनके पास पश्चाताप के अलावा दूसरा चारा नहीं होगा। सर, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जो रिलीजियस इकोनॉमी है उसमें बहुत वृद्धि आई। आपने एक तरीके से टूरिज्म का एक नया सर्किट ही बना दिया। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की दर बाकी राज्यों से कम हुआ करती थी और ये बहुत बड़ा एक खतरा था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या में, प्रयाग में, काशी में रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है, देश भर से लोग निकल के आ रहे हैं, क्या आपके पास कुछ अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा और ग्रोथ का कितना हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म से आ रहा है इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद भारत की इस ताकत को पहली बार देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इस बात को समझा। और आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि विरासत को विकास के साथ जोड़ करके अगर हम प्रयास करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। 2019 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम की परियोजना प्रारंभ होती है और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का लोकार्पण भी संपन्न किया था। इसी प्रकार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम 2020 में प्रारंभ होता है और 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न होता है। इसी तर्ज पर हम लोगों ने विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट धाम, इन सभी के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण की एक योजना और उसको कॉरिडोर के रूप में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया था। महाकुंभ ने 5 ऐसे स्पिरिचुअल कॉरिडोर यूपी के अंदर दिए। काशी से मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर होते हुए, काशी प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम काशी का एक, और पूरे 45 दिनों तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी प्रतिदिन 3 से 5 लाख श्रद्धालु और काशी में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु। सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि के दिन काशी में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति थी। प्रयागराज में एक ऐसा नाविक परिवार है, बड़ा परिवार है, 130 नाव हैं और 45 दिनों में 30 करोड़ की उन्होंने कमाई की है। 30 करोड़। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण आपको वहां देखने को मिलेंगे। और महाकुंभ ने आस्था आजीविका का माध्यम हो सकता है, संस्कृति राष्ट्र की समृद्धि का कारक बन सकती है, यह भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। और कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो बात 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी कि भारत की इस पोटेंशियल को, भारत की इस पहचान को, विरासत को विकास के साथ जोड़ करके हम चलेंगे तो देश के लिए सार्थक होगा, तो महाकुंभ ने उसको साबित किया है। और योगी जी, जिस पैमाने पर आपने सोचा, आप प्रयागराज महाकुंभ के लिए आपने कहा 45 करोड़, तो चलिए 66 करोड़ से ऊपर। अयोध्या नगरी, मुझे याद है पिछले साल जब आप लोग बताते तो बोले 1 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। लगता था 1 लाख लोग कहाँ से कर पाएंगे। अब तो उससे कई गुना। क्या प्रयागराज तो तैयार था, पर अयोध्या, काशी, इन सब शहरों में जो पलट प्रवाह दिखा, यानी जो प्रयागराज जा रहे थे, जो गए उन सब शहरों में, क्या वो सब तैयार थे? क्या आप एक नए पैमाने पर आगे और कुछ करने वाले हैं वहाँ? देखिए, इन दोनों के साथ साथ
विंध्यवासिनी धाम के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए मैंने भी और हमारी पूरी टीम ने पहले दौरे किए थे। हमने होमवर्क किया था, हम लोग जानते थे। देखिए, पूरे देश भर से क्वेरीज आने लग गई थी महाकुंभ के पहले से ही हमारे पास। और हमारी टीम जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में रोड शो के लिए गई थी महाकुंभ के बारे में बताने के लिए। देखिए, पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि महाकुंभ के आयोजन से दक्षिण भारत अछूता रहता था, पूर्वी भारत भी अछूता रहता था। पहली बार दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, कर्नाटक से तब भी आते थे, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र से कम लोग आ पाते थे। नॉर्थ ईस्ट से उपस्थिति नहीं होती थी। इस बार नॉर्थ ईस्ट से, असम से, मणिपुर से, मेघालय से हमने अपनी आंखों के सामने देखा मेघालय के लोगों को वहां पे। आपके मिजोरम से भी कुछ लोग वहां आए थे। खैर, वेस्ट बंगाल से तो पर डे का जो हमारा एवरेज था, वेस्ट बंगाल से 50,000 से लेके 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां पर आता था। और साधन वाहन, अपने साधन वाहन से आते थे। इन सभी रूट्स पर देखिए, आज के दिन पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोल सकता है। टोल प्लाजा उसके उदाहरण हैं, वहाँ के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे उसके उदाहरण हो सकते हैं कि पूरे देश भर की, हर राज्य की नंबर प्लेट लगी हुई वाहन, बसेज और 4 व्हीलर वहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने होल्डिंग एरिया बनाए थे, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर भी दी थी। और हम लोगों ने पहले ही अलर्ट किया था सभी जगह को, काशी को, माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर को, अयोध्या को, चित्रकूट को। इसके अलावा हाँ, हम लोग ये नहीं मानते थे कि नैमिषारण्य में और मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ हो पाएगी। वहाँ पे भीड़ होती है वैसे भी, लेकिन यहाँ के श्रद्धालु वहाँ भी जाएंगे और देश भर से श्रद्धालु वहाँ भी पहुँचेंगे। ये पहले से हम लोगों की, उससे थोड़ा अलग हट कर के था, लेकिन पहले से तैयारी थी। और हम लोगों को भी, पूरी टीम में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी कि हमें इस बात को तैयार रखना है। रेलवे ने भी रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए हुए थे, जिसके कारण प्रयागराज की इस भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए भी हम लोगों के पास एक समय मिलता था प्रयागराज को देने के लिए। इन क्षेत्रों में जाने का उतना अवसर नहीं मिलता था, तो वहाँ से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर अन्य माध्यमों से ही हमारी बातचीत होती थी, या टीम वहाँ विजिट करती थी। शेष अन्य समय हम लोगों को ने प्रयागराज पे ज़्यादा फोकस किया। इस बार क्या भीड़ इसलिए भी, ये श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि इतना ये कहा गया कि 144 वर्षों बाद ये शुभ समय आ रहा है। क्या हर वर्ष जो माघ मेला है, आपको लगता है कि उसमें भी अब श्रद्धालु जुड़ेंगे? क्या उसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा? और जो गलतियां कहीं रह गई हों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या फिर मौनी अमावस्या के दिन, उससे कुछ सीख है? देखिए, हर आयोजन अपने आप में एक सबक भी होता है, और वह हमें बहुत कुछ सीखने का एक अवसर भी देता है। कुंभ का आयोजन सामान्य रूप से एक धारणा बन गई थी, जैसी सरकारें थीं, जैसे लोगों ने व्यवस्था को चलाया था, उस प्रकार की एक धारणा सी बन गई थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, सुविधा पे। और आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। उनकी आस्था का हम सम्मान करेंगे तो ये आस्था बहुत कुछ आशीर्वाद देगी। ये कभी इससे पहले 2019 के पहले ये भाव था ही नहीं। पहली बार जब 2019 के कुंभ के आयोजन का हमारे पास अवसर आया था, तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि देखो, कुंभ की इस धारणा को बदलेंगे आप लोग, तभी उसका आयोजन का आप लोग करवा रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य करा रहा है, तब जनता के बीच में संदेश अच्छा जाएगा। और इसलिए
स्वच्छ कुंभ के आयोजन को आपको हर हाल में करने की तैयारी करनी चाहिए। महाकुंभ का आयोजन महाकामयाब था, लेकिन 29 जनवरी को बदकिस्मती से वहाँ पर भगदड़ मची और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। विपक्ष ने बहुत ज़ोरों से मुद्दा उठाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जानबूझकर डेथ टोल को कम बता रही है, कि जितनी लाशें गिनी गई उनसे बहुत कम आपकी सरकार ने बताया कि ऑफिशियल डेथ टोल है। दूसरी बात जो उठाई गई वो ये कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई घंटों तक आपकी सरकार डिनाइल में थी, इनकार कर रही थी, दिखा रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सबको पता था कि काफ़ी डेथ्स हुई हैं। इन दोनों चीज़ों पर आपका क्या कहना? देखिए, घटना मौनी अमावस्या को दुर्भाग्यपूर्ण थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के ये घटना 28 और 29 की रात्रि में 1:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में घटित होती है। घटना घटित होती है और उस समय महाकुंभ क्षेत्र का जो महाकुंभ का क्षेत्र था उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। प्रातः 4 बजे से अमृत स्नान अखाड़ों का प्रारंभ होना था। इसके अलावा प्रयागराज सिटी के लिए अलग अलग जो रूट थे, इसमें जो भीड़ का आवक था, इन सब का अंदाज़ा लगाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 8 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज कुंभ का साक्षी बनने वाला है। और 2 करोड़ श्रद्धालु ऐसा था जिसको हम लोगों ने, जिन्हें 28 की सायंकाल 5 बजे से जौनपुर में, मिर्जापुर में, भदोई में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, कौशाम्बी में, फतेहपुर और चित्रकूट महोबा में हम लोगों ने उन्हें रोक दिया था। इन सभी जनपदों में भी हम लोगों ने होर्डिंग एरिया बनाए थे। वहाँ पे श्रद्धालुओं को हम लोगों ने रोका, बाकायदा रोकने के बाद उनको स्पेस की तरफ लेके गए और उनको कहा भी जिनके पास साधन है वे यहाँ पर, जिनके पास नहीं है उनके लिए हम व्यवस्था करवा देते। हमने सभी जिला प्रशासन से भी कहा कि भी आपके पास जितना भी हो सकता आप करिए। हमारे यहाँ जो भी हो सकता था, कई लोगों ने हलवाई बनाए, कहीं पे बेसिक शिक्षा परिषद के जो रसोइया होते हैं इन्हीं को बुलवा करके और इनके लिए भंडारे चलाए गए। अगले 24 घंटे तक हम लोगों ने इन 2 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ रोका। 8 करोड़ लोग प्रयागराज में या तो उपस्थित थे या प्रयागराज पहुंचने वाले थे। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी? पहला, दुर्घटना या कोई घटना घटित हुई है, उस घटना में सभी घायलों को हम सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर बना करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, जिसको कि विदिन 15 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल और फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के साथ ही, और इसमें मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन का कि जो लोग वहां पे बड़े पैमाने पर थे। अक्सर होता है इस प्रकार की घटना कोई घटित होती तो लोगों में उत्तेजना फैलती है, लोग तोड़फोड़ में विश्वास करने लगते हैं, फिर आगजनी, तोड़फोड़, अव्यवस्था फैलती है। लेकिन कहीं कोई घटना नहीं घटित होती है। एक दुर्घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के तत्काल बाद ग्रीन कॉरिडोर के लिए जब पब्लिक से मदद मांगी तो पब्लिक ही सहयोग करने के लिए यूपी पुलिस के साथ में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ में, उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ी थी और एम्बुलेंस को रास्ता दे करके हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लगभग 65 के आसपास गंभीर जो घायल हो गए थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में 30 लोगों की दुखद मौत होती है और उनको उनके परिजनों को फिर सौंपा गया। उसमें से 29 आइडेंटिफाई हो चुके थे, 1 नहीं हो पाए थे, तो बाद में उनका डीएनए करवा करके उसे प्रिजर्व करके और बॉडी का अंतिम संस्कार प्रशासन ने किया।
शेष अन्य लोगों को उनके परिजनों को सौंपा गया।